अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम नई रिएक्शन वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस था उसका मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप इसमें से कुछ चीज़ें बहुत इंजॉय भी करेंगे। और आज काजी फायसल साहब ने तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि काजी फायसल साहब ने एक ऐसे टाइम पर यह केस लगाया है जब 25 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर होना है और अभी कोशिशें हो रही हैं कि उनको किसी तरह से एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन उस पर खैर अलग से बात करेंगे। बड़ा मुश्किल नज़र आता है, खेल इतना आसान नहीं है। तो मसला है कि अब काजी साहब जिस भी तारीख को फैसला देंगे तो एक माह के अंदर अंदर, एक माह जब मुकम्मल होने लगेगा तो काजी फायसल साहब की रिटायरमेंट से 1-2 दिन पहले तहरीक इंसाफ इसका रिव्यू दायर करेगी और फिर उम्मीद है कि मंसूर अली शाह साहब आकर और 5 रुकनी नहीं, इस पर फुल कोर्ट बनाएंगे, क्योंकि ये मामला बहुत ही हसास है। और काजी फायसल साहब ने कम अज़ कम इतना इंतजाम ज़रूर कर दिया कि 25 अक्टूबर तक कोई एक भी सीट मुस्लिम लीग नून की ना जाए। और उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो वजह यह है ना कि नून लीग कम अज़ कम काजी साहब पे सारी उम्र राजी रहे कि काजी साहब ने ना सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात की बदतरीन धांधली के जरिए हमें मुसल्लत करवाया, बल्कि और उसके बाद फिर रीक उनके नाम पे हमें 4 सीटें दी, और उसके साथ साथ काजी साहब ने 8 फरवरी से लेके और 25 अक्टूबर तक हमारी एक भी सीट नहीं जाने दी, एक भी विकेट नहीं करने दी। तो ये छोटी बात नहीं है। और दूसरी वजह इसकी यह है कि जैसे कमिश्नर रावलपिंडी जो चट्टा साहब थे, उन्होंने जिस तरह से बताया था कि 60-70 हज़ार की लीड से जो जीत रहे थे उनको हराया गया था, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं झूठ बोलूँ मुझे फांसी लटका दो। और तीसरा उन्होंने कहा था कि इस सारी गेम में काजी फायसल साहब और सिकंदर उस्मान राजा साहब जो हैं वो सब मेरे साथ मतलब इस सारे में शामिल हैं और हमसे ही कराया गया। तो काजी साहब ने इसलिए भी ये किया है कि 25 अक्टूबर तक कोई विकेट ना गिरे, और जो जज जिनके नाम मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिए थे, अगर वो जज नोटिफाई हो जाते तो फिर आप कह सकते हैं कि वो खुरा जो है वो जैसे होता है ना कि खुरा जब उसको आप फॉलो करते हैं तो कदमों के निशान जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं तो चोर के घर तक आप पहुंच जाते हैं। तो वो खुरा जो है वो अगर वो ज़बरदस्त जो जज खोज लगाने वाले, आप जिस तरह से वैसे आप कह सकते हैं कि जो खोजी हैं वो जब खोज लगाते वो जज बतौर ट्रिब्यूनल, तो वो खुरा जो है वो किधर पहुंचता, वो काजी साहब तक पहुंचता, वो सिकंदर उस्मान राजा साहब तक पहुंचता कि ये थे धांधली के पीछे, अगर वो दुरुस्त अंदाज से चीज़ें लेकर चलते। अच्छा हुआ ये था कि जो अमीर हुसैन भट्टी साहब थे उन्होंने 2 जजेस के नाम दिए थे, सरफराज जोगर साहब और सुल्तान तनवीर साहब 8 फरवरी के बाद। हैरान कुन तौर पर 180 से ज़्यादा इलेक्शन पिटीशन हैं, कानून के मुताबिक 180 दिन में फैसला करना था, लेकिन अमीर भट्टी साहब ने 2 नाम दिए और इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिए और उन दोनों को नोटिफाई कर दिया, मैच फिक्स था। उसके बाद मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस बनते हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और वो 6 मजीद नाम भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन को। वो 6 नाम कौन से थे? उन्होंने नाम भेजे प्रिंसिपल सीट पर जस्टिस शाहिद करीम साहब का, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन, भावलपुर बेंच में जस्टिस आसिम हफीज़, मुल्तान बेंच में जस्टिस राहिल कामरान और रावलपिंडी में जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब। अच्छा, यहाँ पे ये बताना इंपॉर्टेंट है कि शाहिद करीम साहब वो जज हैं जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी दी थी, और ये उस स्पेशल कोर्ट के मेंबर थे और जिसमें वो वकार सेठ साहब भी थे। और जो जस्टिस इसमें आसिम हफीज़ साहब हैं, ये वो जज हैं जिन्होंने अभी चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल एक हाजिर सर्वे जो हैं उनको जो है वो बरतरफ किया था, लेकिन उनको इंटर कोर्ट अपील में इनका फैसला मुअत्तल हो गया और अभी उनको स्टे पे बहाल कर दिया गया। तो ये वो जजेस थे जिनके नाम मलिक शहजाद साहब ने दिए थे। इनमें से 2 इलेक्शन कमीशन मान गया था, 4 इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था। ये कंट्रोवर्सी हुई, मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। समीर खोसा साहब और सलमान राजा साहब ने दलाइल दिए और जैसे शाहिद करीम साहब ने तारीखी फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि जो कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस के साथ, वो उसका मतलब यही है कि जो चीफ जस्टिस नाम देगा वही हतमी होंगे और इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पिक एंड चूज़ करे। तो जो चीफ जस्टिस ने नाम दिए उनको 1 हफ्ते में नोटिफाई करे इलेक्शन कमीशन, अगर नहीं करता तो 1 हफ्ते बाद उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और वो काम शुरू कर देंगे। जैसे उन्होंने काम शुरू किया तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आए, इंटर कोर्ट अपील दायर करने के बजाय शाहिद करीम साहब के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए। काजी साहब ने 4 जुलाई को शाहिद करीम साहब का फैसला मुअत्तल कर दिया और कहा कि जाके और आलिया नीलम साहिबा के साथ मुशावरत करें। तो आज ये भी आपको बताऊँ कि पहले आपको ये बता दूँ कि इसमें 5 जजेस कौन कौन थे। इनमें अमीनुद्दीन खान साहब थे काजी फायसल साहब के साथ, नईम अख्तर अफगान साहब थे, जमाल खान मदखेल साहब थे और अकील अब्बासी साहब थे। अकील अब्बासी साहब जो हैं वो एक आज़ाद जज थे इनमें, बाकी 4 आपको पता है काजी फायसल साहब और ये तीनों जज वो हैं, ये 4 जज वो हैं काजी साहब समेत, जो 8 जजेस से जिन्होंने इख्तिलाफ किया। और इनमें से अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब ने तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PTI को एक भी कहा कि नहीं मिल सकती नफसुनी तात कौंसल को, और इन्होंने कहा कि वो सारी मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को मिलेंगी। काजी साहब और जमाल खान मदखेल साहब ने कैलकुलेशन की और इन्होंने देखा कि अगर इतनी सीटें चोरों डाकू लुटेरों को मिल जाएं तो उससे काजी साहब की 2 तारीख पूरी हो जाएगी और काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी। इतनी सीटें उन्होंने कहा PTI को दे दें, बाकी उन्होंने कहा कि जी आप चोरों डाकू लुटेरों को दे दें। और जो इन्होंने फिगर जो इन्होंने काउंट किए थे वो ये बताया जाता है कि वो उसके मुताबिक 2 तारीख चोरों डाकू लुटेरों की मुकम्मल हो जाती। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं इस बात पर जनाब के वैसे तो आलिया नीलम साहिबा जिस तरह के फैसले देती रही हैं बतौर जज शरीफ ख़ानदान के हवाले से, वो सब भी हमारे सामने हैं और सामने थे।
और फिर हमारे वो भी सामने था जब अली नीलम साहबा जिस दिन हलफ उठाया उन्होंने, तो मरीम नवाज़ साहबा से मुलाकात के हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक बात कर रहे हैं, वो ऑडियो दोबारा वो वीडियो ढूंढनी पड़ेगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि मतलब आएँ ज़रा CM साहबा मिलना चाहती हैं आपसे, और जिस तरह से वो आगे से रिएक्ट कर रही हैं बड़े अच्छे तरीके से, रिस्पॉन्ड कर रही हैं, रिएक्ट तो नहीं रिस्पॉन्ड कर रही हैं। अली नीलम साहबा वो भी हमारे सामने था, यानी इनका माजी भी हमारे सामने था, मरीम नवाज़ से मुलाकात के लिए जो इनका रिस्पॉन्स था वो भी हमारे सामने था। उसके बावजूद खैर हमने कहा कि ये चीफ जस्टिस बनी है तो देखना होगा कि किस तरह से मामला को लेकर चलती हैं। तो हुआ ये कि जब 18 जुलाई को सिकंदर सुल्तान राजा इनसे जाके मिले तो लाहौर के हमारे एक रिपोर्टर दोस्त जो हैं उन्होंने खबर दी और उन्होंने कहा जी अली नीलम साहबा डट गई हैं, और उन्होंने कहा वही 8 नाम होंगे जो मलिक शहजाद साहब ने दिए थे। हम लोगों ने भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें बचाना था, हमने उस रिपोर्टर दोस्त को क्रेडिट दिया खबर का, इससे फ़ायदा हो जाता है। होता क्या, कई बार मैंने देखा है कि लोग किसी और की खबर सुन के और उसके ऊपर व्लॉग कर देते हैं, कल को जब वो खबर झूठी साबित होती है तो कहते हैं जी मैंने तो फलां की खबर सुन के और व्लॉग किया था। ओ भाई, तो आप उस वक्त भी उसको क्रेडिट देते ना, तो आप सिक्योर हो जाते। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने तो उस दोस्त को क्रेडिट दिया था कि उनकी ये खबर है, ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट की खबर थी, उनकी खबर थी, हम तो लाहौर हाई कोर्ट में नहीं हैं, तो वो खबर दुरुस्त नहीं थी और पूरे पाकिस्तान को मामू बनाया गया उस खबर की बुनियाद पर, और लोग गलत तौर पे अली नीलम साहबा को बड़ा बहादुर, बड़ा जुर्रतमंद, बड़ा अपराइट, बड़ा अपने हलफ के साथ वफा करने वाली जज और पता नहीं क्या कुछ अलकाबात, और पूरे पाकिस्तान ने उनको दुआएं दी और सलाम पेश किया और बड़ा पूरे पाकिस्तान ने जनाब उनको बड़ी उनकी गेम उठा दी। तो जिसने ट्वीटें की थी अपनी ट्विटर पर माफ़ी मांग लें। मैंने तो बता दिया कि जी मैं माज़रत खाऊँ हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अपने उस रिपोर्टर दोस्त को क्रेडिट दिया था जिसने खबर दी थी कि अली नीलम साहबा डट गई हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो एक फेक न्यूज़ थी। और हकीकत यह है कि अली नीलम साहबा जो हैं उन्होंने 4 वो नाम जो इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था, वो 4 नाम सरेंडर कर दिए उन्होंने, और उन्होंने खुद से इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप जो मर्जी जज रिटायर लगा दें, ज़बरदस्त, वेल डन, गुड जॉब, कानून बन गया, जाएं लगाएं, करें जो आपने करना है, मुझे कोई मसला नहीं है। यानी वो अपने जजेस के साथ खड़ी नहीं हुई। तो ये जनाब आज की एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और ये मलिक शहजाद साहब ने कैसे 6 नाम दे दिए इन जजेस के, वो क्यों उन्होंने दिए, उनसे किसने मांगे थे? बार बार वो अटैक करते रहे अमीरुद्दीन खान साहब और काजी फैसल साहब मलिक शहजाद साहब। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ये लेटर कहाँ से मिले इलेक्शन कमीशन वाले? तो सलमान राजा साहब ने कहा कि जब हमने पिटीशन की तो उसके जवाब में जमा कराए गए डॉक्यूमेंट्स में इलेक्शन कमीशन ने ये लेटर्स लिखाए थे। खैर चीफ जस्टिस ने फिर शायद करीम साहब के वाले से कहा कि क्या वो उनका ये मिसकंडक्ट था जो उन्होंने किया, कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन हाई कोर्ट कर दी, तो ये तो हाई कोर्ट नहीं कर सकती थी, किस कानून के तहत किया, तो क्या ये मिसकंडक्ट किया उन्होंने? तो सलमान राजा साहब ने कहा कि नहीं, वो उन्होंने एक तो बताया सलमान राजा साहब ने कि टाइम कम था और क्यों उन्होंने ये किया, और सारा कुछ तो क्या सब कह रहे थे नहीं ये मामूली गलती है, ये मामूली गलती है, तो ये कोई क्या किसी सेक्शन ऑफिसर की गलती है, यानी क्या सब कह रहे थे कि मिसकंडक्ट किया शायद करीम साहब ने। तो सलमान राजा साहब ने कहा कि मंदोखेल साहब ने एक जुमला कहा था कि तंग आमद बजंग आमद, तो ये उन्होंने जिक्र किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं कि अगर किसी जज का, चीफ जस्टिस का रिश्तेदार, उसकी भी इलेक्शन पिटीशन हो तो क्या वो जजेस के नाम दे सकता है? तो सलमान राजा साहब ने कहा कि उसकी आईनी जिम्मेदारी है और उसको इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहिए और उसको देने चाहिए नाम। फिर काजी साहब को अली जफर साहब की याद आई, कहते हैं अली जफर होते हैं तो वो रीजनेबल बात करते हैं। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आपने एक जुमले का, आपने एक का हवाला दिया तंग आमद बजंग आमद, तो चले मैं पंजाबी तो मुझे नहीं आती मैं, लेकिन पंजाबी का वो है ना कि गाल नू तूल ना दे, तो ये उन्होंने कह दिया सलमान राजा साहब को। फिर कासिफ फैसल साहब ने सलमान राजा साहब से पूछा कि ये बताएं कि इसी भी ज़्यादा अक्लमंद है या जजेस? तो उन्होंने कहा मैं आपका सवाल ना रिफ्रेज करता हूँ। तो कासिफ साहब उन्होंने भरम हो गए कि आप सवाल मैं करूँगा, आप मेरा सवाल रिफ्रेज करेंगे, आप जवाब देंगे, और आप जो है ना वो मेरे तहम्मुल का आप इम्तिहान ले रहे हैं। सलमान राजा साहब ने कहा कि आपका सवाल ही गलत है, तो मैं आपके सवाल का क्या जवाब दूँ? ये कोई सवाल ही करने वाला है कि इलेक्शन कमीशन ज़्यादा समझदार है, अक्लमंद है, या जजेस ज़्यादा अक्लमंद है? तो कासिफ साहब ने कहा कि अब मैं आपको लिख के दे दूँ जवाब ताकि आप जवाब दे सकें, सवाल लिख के दे दूँ ताकि आप जवाब दे सकें। खैर यहाँ पे काजी साहब ने और कम से कम कोई 10 से 12 बार इलेक्शन कमीशन की शान बयान की काजी साहब ने। हर मामले में कुरानी आयात सुनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने करम किया कि आज को कुरानी आयात नहीं निकाल लेके आए काजी साहब कि ये मतलब इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडीज़ के हक में ये कुरानी आयात उतनी है, ये शुक्र है काजी साहब ने नहीं किया, क्योंकि हर बात पे वो कुरानी आयत ले आते हैं। और फिर काजी साहब ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान हैं उनकी भी सिक्योर की गई है, उनका टेन्योर को जजेस की तरह उनका है कि उनको हटाने का और फलां उनको प्रोटेक्शन है और ये वो और इज्जत दें और ये करें और वो करें। फिर शौकत बसरा साहब आ गए, बाकी बुकला भी अनवर मंसूर साहब सारे, समीर खोसा साहब सब ने आके अपने अपने वो किया, अडॉप्ट किया, और साथ जो उन्होंने बात की थी आबिद जुबैरी साहब सब ने की, तो अनवर मंसूर साहब ने भी। तो बसरा साहब आए, उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 पे मैं जीता हूँ, 50,000 की लीड से जीता हूँ, लेकिन इजाजुल हक को वहाँ पर जितवा दिया गया फॉर्म 47 पर। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने नाम इजाजुल हक इसलिए लिया कि उन्हें लगा कि काजी साहब क्योंकि वैसे शो कराते हैं कि वो डिक्टेटर्स के बहुत खिलाफ हैं, लेकिन शायद शौकत बसरा साहब को पता नहीं था कि जो भी डिक्टेटर, जो शरीफ खानदान के हक में डिक्टेटर हो, उस डिक्टेटर की काजी साहब बहुत एहतराम करते हैं, उसके खिलाफ काजी साहब कभी कोई लबकुशाई नहीं करते, कोई सख्त बात नहीं करते, कोई गलत बात नहीं करते। तो उस डिक्टेटर का हमेशा काजी साहब ने एहतराम किया है जो शरीफ खानदान के हक में हो।
और ज़िया उल हक साहब की तो गोद में शरीफ खानदान पला पड़ा है। तो फिर उन्होंने कहा जी आपकी वजह से ट्रिब्यूनल ने काम रुक गया था, और बड़ी उन्होंने सख्त बहरहाल वहाँ पे बातें जो है वो अकील अब्बासी साहब उन्होंने शौकत बसर साहब ने की। आपको कैसी वीडियो लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी।